हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यांश कते यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ध्यांश भी बढ़िया हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने काफी टाइम से आप लोगों को अपडेट नहीं दिए कि ध्यांश का ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है और ध्यांश की हेल्थ कैसी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ टाइम से हम लोग बिजी चल रहे थे कुछ ध्यांश को लेकर, और कुछ आप लोगों को पता ही है कि जैसे मेरी मम्मी की भी सर्जरी हुई थी तो उसमें बिजी थे, वो भी एम्स में ही हुई थी। तो अब मैं बता दूं कि हमारी जो हमारी लास्ट अपॉइंटमेंट थी, एक हमारी कुछ दिन पहले एम्स में हुई है अपॉइंटमेंट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ध्यांश के जो सीजर्स थे, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में शायद ये बताया था कि ध्यांश के सीजर्स थोड़े कम हो गए, लेकिन जैसे कि पहले उसके स्टेरॉइड चल रहे थे, अब वो जब बंद हुए तो उसके जो सीजर्स है वो भी थोड़े से बढ़ गए हैं। अब वो किस कारण बढ़े हैं वो तो नहीं पता, लेकिन अभी उसके सीजर्स कम नहीं है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके सीजर्स कम करने के लिए जो डॉक्टर्स ने हमें बताया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जो मैंने आप सबको बताया था कि जो डॉक्टर ने हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो ये ऑप्शन था सर्जरी का, वो शायद मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताया भी होगा। लेकिन सर्जरी के लिए ध्यांश भी मतलब हेल्थ वाइज सही नहीं है, और वो हम लोग भी सर्जरी को लेकर थोड़ा सा रिस्क में थे। तो जो सर्जरी है वो थोड़ा ध्यांश के लिए रिस्की है, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला जो ऑप्शन था वो कैंसिल कर दिया। जो सर्जन थे उन्होंने भी हमें यही एडवाइस दिया कि आप सर्जरी हम नहीं कर सकते हम ध्यांश की। तो जो नेक्स्ट था, अगर मान लो डॉक्टर ध्यांश की सर्जरी करते तो उसमें काफी रिस्क है, तो इसलिए वो वाला ऑप्शन है जो वो भी बंद हो गया। तो जो दूसरा ऑप्शन था जो डॉक्टर ने हमें लास्ट अपॉइंटमेंट में दिया, जिसे लेके हम लोग काफी कंफ्यूज थे, इसके लिए मैंने काफी लोगों से बात भी की, मेरी एक दो फ्रेंड से मैंने उनसे भी बात की। वो ऑप्शन था कि एक डिवाइस जो ध्यांश के ब्रेन में लगाई जाएगी, और वो जो डिवाइस है उसका जो खर्चा है वो 20 से 25 लाख रुपए है, मतलब इतने में ही वो डिवाइस लगेगी। उसमें जो एम्स है वो सिर्फ उसका ऑपरेशन फ्री करेगा, और जो डिवाइस है उसका सारा जो पैसा था वो हमें देना होगा। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा कि क्या ये डिवाइस लगानी सही रहेगी। हालांकि डॉक्टर ने भी हमें यही बोला कि डिवाइस, मतलब उन्होंने हमें ये ऑप्शन दिया ताकि हम आगे कभी डॉक्टर को ये ना बोल पाए कि डॉक्टर ने हमें, मतलब एक ऑप्शन था और डॉक्टर ने हमें वो ऑप्शन नहीं बताया। उसमें भी जो सीजर्स रुकने के है वो 50% चांसेस है। उसमें भी डिपेंड है, मतलब वो झटके जो छोटे आते हैं वो उन पे इतना काम नहीं करेंगे, जो बड़े सीजर्स के लिए वो उनके लिए है। उसमें भी कुछ होता है कि जैसे मान लो सीजर से ब्रेन में आने वाला है तो वो जो डिवाइस है वो पहले ही करंट के थ्रू सीजर को रोक लेगी, लेकिन वो बड़े सीजर्स के लिए है। और बाद में जो अगर मान लो हम लोग वो करवा भी लेते हैं, अगर हम लोग 20-25 लाख रुपए लगा भी देते तो उसके बाद जो उसमें जो उसकी मेंटेनेंस है वो, और फिर जो मान लो उसमें जो उसका ऑपरेशन तो होगा ही, और जो मेंटेनेंस, और फिर जो उसको बीच बीच में ना दिखाना पड़ेगा कि जो वो उसके मतलब उसका जो कुछ सिस्टम होता है जो उसके हिसाब से उसको अप डाउन किया जाता है सीजर्स के अकॉर्डिंग ही, तो उसके लिए आपको बच्चे को बार बार हॉस्पिटल लेके जाना। और फिर जो डिवाइस की जो उसकी बैटरी है जो वो लॉन्ग टाइम नहीं होती, वो सिर्फ 1-1.5 साल बाद दोबारा से चेंज करवानी पड़ती है। तो ये चीजें थी कि जो उसके मतलब उसके काफी साइड इफेक्ट थे, और सीजर्स पे वो प्रॉपर काम करे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो हमने काफी अपने जो एक दो मेरे मतलब फ्रेंड्स के जो डॉक्टर्स थे उनसे बात करके, जैसे ऑस्ट्रेलिया में और एक दो जगह मैंने बात की कि हमें ये डिवाइस लगानी चाहिए या नहीं। तो लास्ट में जो हम लोगों ने वो सोच समझ के डॉक्टर को यही जवाब दिया कि सर हम लोग ये डिवाइस नहीं लगवाना चाहते बच्चे के, क्योंकि वो रिस्की है मीन्स, और इसमें है ना मतलब डेवलपमेंट, तो मतलब इससे डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो डिवाइस लगाने से बच्चा बैठने लग जाएगा, उठने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर इन चीजों में थोड़ी इंप्रूवमेंट होती तो फिर हम लोग भी सोचते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसमें सीजर्स में भी 50% के ही चांस थे, और वो भी हो ना हो। तो हम लोगों ने ये वाला जो ऑप्शन था ये भी हमने डॉक्टर्स को मना कर दिया कि नहीं सर हम ये वाली डिवाइस नहीं करवाना चाहते। अब जो नेक्स्ट है, अब जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आप लोगों को पता ही है कि ध्यांश खाना खा लेता है, लेकिन जैसे उसके स्टेरॉइड सब बंद हुए हैं तो उसके अंदर फिर से वीकनेस आ गई है। तो खाना खा लेता है लेकिन उसको
जैसे कि कभी कभी जैसे बच्चा लंग्स में ले जाना, तो ये थोड़ी एस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो उसके लिए हमने डॉक्टर को अब की बार बताया, जैसे इसको एक प्रॉब्लम और है कि अब जैसे दवाई इतने टाइम से चल रहे तो उनके साइड इफेक्ट्स कुछ ना कुछ तो होने हैं ही। तो उसको यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती थी, मतलब बच्चा अंदर से प्रेशर तो लगा रहा है लेकिन बाहर से यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें कई बार अपने घर पर ही नर्स को बुला के इस थियांश का यूरिन पाइप के थ्रू ही यूरिन पास करवाना पड़ता है। लेकिन अब वो भी हम कब तक करवाएंगे, तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को पानी ज्यादा पिलाओ। लेकिन आप लोगों को पता ही कि थियांश पानी थोड़ा कम ही पीता है। अब हम उसके लिए एक ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक लेके आए हैं जो उसको हाइड्रेट रखेगी, उसकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगी। हालांकि उसको इसका टेस्ट पसंद नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पिलाऊं, उसकी बॉडी मतलब हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना हो, और थोड़ा बहुत पानी पिलाने की भी कोशिश करती हूँ। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि हम लंबे समय तक कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि डॉक्टर ने भी हमें यही बोला है। और एक जो डॉक्टर ने अब की बार हमें बोला कि उन्होंने हमें यही बोला है कि आप थियांश को एक मतलब पैक ट्यूब लगवा ले। पैक ट्यूब आप लोगों को पता ही होगा कि ये पेट के थ्रू एक छोटी सी सर्जरी करके लगती है, जिससे हम बच्चे को खाना पैक ट्यूब के थ्रू ही देते हैं, सारी मेडिसिन हम उसके थ्रू देते हैं, और इसके थ्रू बच्चे को पानी भी जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन का ज्यादा डर रहता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा साफ सफाई का और बच्चे का बड़ा ध्यान रखना होता है। उसमें हम लोगों ने डॉक्टर को ये बोला कि सर आप मतलब और चीज, हम सिर्फ पानी के लिए पैक ट्यूब लगवाना क्या सही रहेगा? तो डॉक्टर ने हमें यही बोला कि अभी तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आगे जाके दिक्कत बढ़ सकती है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कभी ना कभी सोचना पड़ेगा ही थियांश के लिए। और मुझे लग रहा है कि उसके बारे में हम अभी तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर सोचेंगे। अब मुझे भी थोड़ा डर लगा रहता है कि कैसे हम पैक ट्यूब के साथ मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आजकल थियांश हाथ पैर भी बहुत ज्यादा चलाता है, तो हमें डर रहता है कि कभी वो निकाल ना ले, जैसे बार बार पलटी लेना, एक मतलब बिल्कुल ही उल्टा हो जाना। तो इन चीजों से घबराहट हो रही है कि हमें ये चीजें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताना कि किसी बच्चे को तो पैक ट्यूब लगी होगी, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना हमारे साथ। क्या पता मैं कुछ ज्यादा ही वो सोच रही हूँ और ऐसा ना हो, क्या पता हम उसके साथ मैनेज कर पाए। क्योंकि एनजी के थ्रू तो पहले हमें जब एनजी लगती थी तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत होती थी, डर लगता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम उसके भी यूज टू हो गए। तो मे बी शायद मैं आज डर रही हूँ कि मुझे पैक ट्यूब से मतलब मुझे डर लग रहा हो, मे बी शायद उसके लिए सही हो। तो प्लीज आप मुझे ये चीज जरूर बताना, मुझे भी एक दो पेरेंट्स की जब मैं बातें सुनूंगी तो मुझे अच्छे से पता चलेगा कि क्या ये थियांश के लिए सही है नहीं है। और अभी जो उसकी अभी यूरिन इन्फेक्शन चल रहा है, तो काफी अब उसका दोबारा टेस्ट करवाएंगे थियांश का। तो यूरिन इन्फेक्शन उसको जल्दी जल्दी हो जा रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ये हम कह नहीं सकते। इसमें डॉक्टर्स का यही कहना है कि मेडिसिन का जो वो साइड इफेक्ट ही हो सकता है, जिसके कारण थियांश को यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। और कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती रहती है। जैसे आप लोगों को पता ही कि पहले एक बार एस्पिरेशन की प्रॉब्लम ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, हालांकि अब वो टचवुड थोड़ी सही है। तो अब जो हम सबसे ज्यादा परेशान है वो इससे ही है कि जो बच्चा यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, कभी भी उसका यूरिन रुक जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, अभी इसी होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं और खुद भी खुश रह रहे थे, थियांश को भी खुश रख रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना यही है कि हमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जो कंफर्ट करवाना है, कि उसे कोई तकलीफ ना हो, उसे कोई दर्द ना हो, उसके लिए हम बच्चे को मेडिसिन दे रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम एडमिट होने से बचे, क्योंकि उसमें तो बहुत डर लगता है, क्योंकि उसमें हम तो मतलब मेनली बच्चा ही सफर सबसे ज्यादा करता है। तो अभी भी जो थी एडमिट होने की नौबत आ गई थी, लेकिन वो तो डॉक्टर बड़े अच्छे थे, उन्होंने घर से ही सब कुछ अच्छे से मैनेज किया, और हम लोगों ने भी, और जो नर्स था उन्होंने भी काफी हमारी हेल्प की। तो अब आगे क्या होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा उसका प्लीज मुझे आंसर जरूर देना। पैक ट्यूब के लोग मैं बड़ा ही कंफ्यूज हूँ, हालांकि डॉक्टर्स ने काफी अच्छे से काउंसिल किया है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो, क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा किसी ना किसी बच्चे के साथ तो ऐसा हुआ ही होगा, मुझे पता है कि लोगों के पूछते रहते हैं, तो मुझे या ना भी हुआ हो या अपने एक्सपीरियंस से या कुछ भी जो भी आप लोगों को नॉलेज उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और अब
मैं अब काफ़ी आज मैंने आप लोगों को 2 अपॉइंटमेंट्स की बात बता दी कि कैसे कैसे हमारा अपॉइंटमेंट्स रहा। वहाँ पे काफ़ी लोग मिलते हैं हमें और हमें बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू ऑल उन सबको। और अब मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको जो भी अपडेट्स जाननी है, जो भी आप जानना चाहते थे अंश के बारे में, वो आप पीछे से के व्लॉग सारे देख सकते हैं कि मुसीबतें एकदम कैसे आ जाती हैं, कब कैसे आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाती हैं। सेम हमारे साथ वैसा ही हुआ, लेकिन बदली वो उसका डर नहीं है कि ज़िंदगी बदली, लेकिन वो बदलाव बड़ा लंबा चल गया कि मीन्स 5-6 साल हो गए हैं हम इस चीज़ को सफ़र करते हुए। अब आगे की तो हमें नहीं पता कि हम क्या कहेंगे, क्या रहेगा हमारे साथ, वो भगवान के हाथ, भगवान के इसमें छोड़ सकते हैं। एक बात है, जब सारी उम्मीदें आपकी चारों तरफ से, जब आपको कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती, फिर भी आपको एक उम्मीद की किरण देखनी पड़ती है भगवान के रूप में कि कहीं ना कहीं भगवान हमारा साथ जरूर देगा, कोई ना कोई आपको उम्मीद की किरण जरूर नजर आएगी। तो चलो मैं अपना जो व्लॉग है वो यहीं खत्म करती हूँ। अंश को इतना प्यार करते, इतनी ब्लेसिंग्स देते उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही लेके आऊंगी अंश से रिलेटेड है, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को बताना है कि अभी उसकी तबीयत कैसे, आप लोगों को दिखाना भी कि वो कैसा है, क्या क्या एक्टिविटी करता है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।